हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 13 ध्वनि। यहाँ पर हम देखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं और कुछ ध्वनियाँ दूसरे की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। तो हमने आगे के वीडियो में देखा था कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि ध्वनि जो है वह उसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वह माध्यम कौन हो सकते हैं? वह माध्यम होते हैं गैस, द्रव या कोई ठोस पदार्थ भी हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे हम ध्वनि को सुनते कैसे हैं। तो उसके लिए कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो कान की आकृति है वह एक कीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्णपटह कहते हैं, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन? कर्णपटह जो है हमारे कानों में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जानने के लिए कि कर्णपटह क्या करता है, देखिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हमें एक प्लास्टिक का टीन या डिब्बा लेना है, उसके दोनों सिरों को हमें काट देना है, मतलब दोनों सिरे उसके खुले हो जाएं। जब डिब्बे के एक सिरे पर हमें एक रबर के गुब्बारे का तानना है, मतलब एक रबर की सीट बनानी है और उससे उसको छल्ले को बांध देना है, ठीक है। तानित रबर के ऊपर सूखे अन्न का थर्मोकोल, सूखे अन्न मतलब हम कोई भी दाने ले सकते हैं, गेहूं के या जवार के, ठीक है। और थर्मोकोल के या गेहूं के या हमें ना मिले तो हमें थर्मोकोल के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जो हम बर्थडे में यूज़ करते हैं, तो वही उसके 4-5 दाने लेकर उस पर रख देने हैं। कहाँ पर? वही जहाँ पर हमने एक रबर की सीट तानकर बांधी है। अब हमें क्या करना है? अब हमारे मित्र से कहना है कि दूसरे सिरे पर हुर्रे हुर्रे जैसा कोई जोर से बोलने वाला शब्द बोले। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने जो है ऊपर नीचे उछलते हैं, ठीक है। क्यों उछलते हैं ये हम देखते हैं। तो कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के सामान होता है, ठीक है। हमारे कान में जो कर्णपटह होता है वो कैसा होता है? तानित रबड़ की जो सीट होती है ना उसके समान ही होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। जब ध्वनि होती है तो उसका जो कंपन होते हैं, उसके कंपन जो होते हैं वह हमारे कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। हमारे अंदर एक आंतर कर्णपटल भी होता है, तो बाहरी वाला जो पटल होता है वो कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहाँ के संकेतों को और वहाँ से जो संकेत उत्पन्न होते हैं वो मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, हमारे दिमाग तक, ठीक है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखा आपने, आंतर कर्णपटक कहाँ है, कर्णपटक कहाँ है। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने पर हमारी पटह जो होती है वो उसको क्षति हो सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कंपन का आयाम या आवर्तकाल तथा आवृत्ति, ठीक है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल कितना होगा या उसकी आवृत्ति कैसी होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। दोलन गति हमने कक्षा 7 में पढ़ी थी, कैसी होती है, याद है आपको? अध्याय 13। आप पिछली कक्षा में दोलन गति या इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है जिसका संकेत एस जेड है। हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति
1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करे तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 20 Hz हर्ट्ज। ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनि को पहचान सकते हैं। ठीक है। हम ना ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप हमारे जो हम जो है वो कुछ सुपरिचित आवाज़ें जो होती है, ध्वनि जो होती है, उनको पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे मंदिर की घंटी, उनको हम देखने नहीं जाते लेकिन दूर बजती है तो हमें पता चल जाता है कि मंदिर में घंटी बजी। आपकी माताजी की आवाज़ अगर वो दूसरे कमरे से लगाती है तब भी, या बोल रही होती है तब भी, आप पहचान लोगे कि बाजू में मम्मी बातें कर रही है। ठीक है। ऐसे ही आपके पड़ोसी की आवाज़ भी अगर आप पहचानते हो तो आप उसको भी जान सकते हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो, लेकिन सबकी आवाज़ें पहचानने के लिए यह आवश्यक होती है कि सबकी ध्वनि अलग प्रकार की हो, भिन्न भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि को महत्वपूर्ण गुण है। आयाम तथा आवृत्ति जो है वह किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। आयाम और आवृत्ति। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे प्रबलता तथा तारत्व। आयाम और आवृत्ति में अंतर करने के लिए हम पहले देखेंगे कि किस प्रकार हम आयाम और आवृत्ति को आयाम और आवृत्ति में अंतर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्रियाकलाप है प्रबलता तथा तारत्व। क्रियाकलाप 13.11। एक वस्तु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से ग्लास में किनारे से टकराइए, टिन से आवाज होगी। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। क्या होगा? तो फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। पहली बार जब हमने धीरे से मारा था तो धीरे से आवाज होगी, लेकिन जैसे ही हमने जोर से आघात किया तो एक अलग प्रकार की आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। ठीक है। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? हाँ, अधिक प्रबल हो जाती है। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। वही जो हम बर्थडे पार्टी में यूज़ करते हैं, रंग बिरंगी जो होती है थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद जो एकदम हल्की होती है। ठीक है। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। जैसे ही हम गिलास को कंपित करेंगे वो गेंद जो है वह थोड़ी दूर विस्थापित होगी। क्यों? क्योंकि गिलास के कंपन से वो थोड़ी विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ठीक है। गेंद का विस्थापन जो है गिलास के कंपन का एक आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। अब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो जितना आयाम ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ज़्यादा होगी, जितना आयाम कम होगा ध्वनि उतनी कम होगी। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक होगा? तो जब गिलास को जितने जोर से हम आघात करेंगे उतना ही आयाम ज़्यादा होगा, और जितना धीरे से करेंगे उतना ही आयाम कम होगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनियों की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। सामान्य श्वसन के दौरान हम 10 डेसिबल तक आवाज़ करते हैं, यह ध्वनि उत्पन्न होती है। मंद फुसफुसाहट में 30 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य बातचीत या वार्तालाप में 60 डेसिबल तक, व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री में 80 डेसिबल तक की आवाज़ उत्पन्न हो सकती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर?
ध्वनि की प्रबलता हमेशा उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? हाँ, वयस्क की जो ध्वनि होती है वो ज़्यादा प्रबल होती है और छोटे बच्चे की कम होती है। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ कि मेरा आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। ये बुझो सोच रहा है। तो यहाँ आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। ध्वनि आवृत्ति जो होती है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। यहाँ पर हम ध्वनि की आवृत्ति या तीक्ष्णता के बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।